जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम सबको पता है, आगामी कुछ महीनों में तमाम हिंदी भाषी राज्यों के स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं हैं। प्रत्येक स्टेट पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में करंट अफेयर का एक बड़ा सेगमेंट रहता है। लगभग 35 से 40 सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता को बहुत हद तक सुनिश्चित करता है। इसकी महत्वपूर्णता को देखते हुए, इसकी महत्ता को देखते हुए यूनिक जॉन्स पीसीएस प्लेटफॉर्म पर डेली करंट अफेयर क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं और किन किन प्रश्नों के आधार पर अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम पहला प्रश्न देखें तो यह पूछ रहा है कि कहाँ ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्वेश्चन का और आगे आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क किस मंत्रालय के तहत गठित सोसाइटी है। तीसरा प्रश्न है, वांगला त्योहार कहां मनाया जाता है। हमारा जो चौथा प्रश्न है वह यह है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, विंड ब्रेक और वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम किससे संबंधित है। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ। हमारा सातवां प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए समझौता हुआ। हमारा आठवां प्रश्न है, सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। हमारा नवां प्रश्न है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। और हमारा 10वां और आज का आखिरी प्रश्न है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का मेजबान कौन है। चलिए इन प्रश्नों के आधार पर हम आगे इनसे संबंधित उत्तरों और उससे संबंधित तमाम संबंधित तथ्यों का हम अध्ययन करेंगे। चलिए, जैसा कि पहला हमारा प्रश्न था कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए कहां भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है, तो उससे यह संबंधित टॉपिक है। सॉरी, तो अगर हम भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र ऑनलाइन गेमिंग के संदर्भ में देखें तो यह शिलांग में स्थापित किया जा रहा है। शिलांग में, शिलांग कहाँ है, मेघालय में है। ठीक, आगे हम मेघालय के बारे में देखेंगे। आप अपने साथ जब करंट अफेयर की क्लास किया करिए तो आप अपने साथ एटलस खोलकर बैठा करिए। ठीक है, जिससे कि हम लोग साथ साथ मैपिंग भी देखते चले। कब तक स्थापित करने का लक्ष्य है, मार्च 2023 तक स्थापित करने का इसको लक्ष्य है। यह किसके माध्यम से स्थापित किया जाएगा, तो भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के माध्यम से स्थापित किया जाएगा शिलांग में। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि उत्तर पूर्व के क्षेत्रों में स्टार्टअप्स और स्टार्टअप से संबंधित उद्यमियों को ऑनलाइन गेमिंग की पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये इस कार्यक्रम का, ये इस उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य है। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे चलते हैं। अब इतना उससे मुख्य बात था उसमें, अब हम देखते हैं उससे संबंधित भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क। प्रत्येक वर्ष परीक्षा में किसी न किसी पार्क के बारे में पूछा जाता है। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। इसका गठन 5 जून 1991 को किया गया था। 5 जून को और क्या मनाया जाता है और कौन सा स्पेशल डे है, आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए दूसरा, अगर इसके अंतर्गत हम पॉइंट देखें तो ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत ये क्या है, स्वायत्त शासी सोसाइटी के रूप में यह कार्य करता है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत यह एक सोसाइटी है। इसका मुख्य उद्देश्य, जो भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यह सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देना, भारतीय सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। अगर हम इस प्रौद्योगिकी पार्क के हेडक्वार्टर की बात करें तो यह न्यू दिल्ली है और वर्तमान में चूंकि यह केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत है, तो अगर हम केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री की बात करें तो ये श्री राजीव चंद्रशेखर जी है। चलिए आगे चलते हैं और आगे जैसा कि हम मेघालय के बारे में देखे थे, तो आप अपना एटलस खोल लीजिए, मैपिंग के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है।
परीक्षाओं में थोड़ा पॉलिटी से रिलेटेड भी प्रश्न हम देख लेते हैं कि कब यह स्वायत्त राज्य बना और कब पूर्ण राज्य बना। तो 2 अप्रैल 1970 को यह मेघालय क्या बना, स्वायत्त राज्य बना, और वहीं 2 जनवरी 1972 को यह पूर्ण राज्य बना। तो मेघालय का राज्य स्थापना दिवस कब है, 2 जनवरी को मेघालय का राज्य स्थापना दिवस होता है। अब ये जो मेघालय है हमारा, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार का मतलब ये भाग हमारा जो ये है, ये तो प्रायद्वीपीय पठार का ही ये क्या है, एक विस्तृत भाग है जो कि नॉर्थ ईस्ट की ओर विस्तृत है, नॉर्थ ईस्ट की ओर विस्तृत है। यह ध्यान रखना है कि जो मेघालय पठार है या मेघालय है वो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तृत भाग है। ठीक है, मेघालय पठार को हम शिलांग का पठार कहते हैं, कार्बी एनालॉन्ग का पठार कहते हैं, या उत्तरी कछार पहाड़ियां भी कहते हैं। इसको कई नामों से जाना जाता है। अगर हम इसके पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तार की बात करें, इस मेघालय पठार में जो प्रमुख पहाड़ियां हैं, तो परीक्षाओं का बहुत ही प्रिय प्रश्न है यह गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, यह पश्चिम वेस्ट टू ईस्ट यह जाती है। पहले गारो है, फिर खासी है और फिर जयंतिया है। चलिए, परीक्षाओं में प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि मेघालय पठार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, या शिलांग कहाँ स्थित है। ठीक, आगे हम तमाम चीजें देखेंगे इसके बारे में। अगर सबसे ऊंची शिखर की बात करें मेघालय पठार की, तो वह शिलांग है, जो कि शिलांग के पास ही, शिलांग शहर के पास ही अवस्थित है। ठीक, यह 1961 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये जो गारो खासी जयंतिया है, गारो खासी और जयंतिया है, तो यह खासी पहाड़ी पर अवस्थित है। ये जो शिलांग पठार है, शिलांग शिखर है। ठीक, और शिलांग जो इसकी राजधानी है वह भी खासी पहाड़ी पर ही अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रमुख त्योहार यहाँ पे है वांगला त्योहार है, वांगला त्योहार है। और ये किनके द्वारा मनाया जाता है, तो ये गारो लोगों के द्वारा मनाया जाता है। वहां पे सूर्य देव को, या जैसे कि हिंदू संप्रदाय में या हिंदू धर्म में सूर्य को प्रकृति के प्रत्येक चिन्ह को एक धार्मिक चिन्ह के रूप में, धार्मिक प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो सूर्य को सूर्य देवता संबोधित करते हैं। वही गारो, मतलब मेघालय में जो गारो लोग हैं वह सूर्य देवता को क्या, सालजोंग कहते हैं। ठीक है, तो उनके सम्मान में यह त्योहार मनाया जाता है, जो कि 1 सप्ताह तक चलने वाला त्योहार है, और अक्टूबर या नवंबर माह में यह त्योहार मनाया जाता है। परीक्षाओं का एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है। तो पहले तो यह चेरापूंजी में होती थी, लेकिन अब वह मासिनराम हो गया है। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि मासिनराम कहां अवस्थित है, तो मासिनराम भी खासी पहाड़ियों में ही अवस्थित है। यहीं पे मासिनराम भी अवस्थित है और यहीं पे चेरापूंजी भी अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसको स्पर्श करने वाले नॉर्थ ईस्ट के स्टेट की बात करें, तो उत्तर और पूर्व में मेघालय को असम राज्य स्पर्श करता है, और दक्षिण तथा पश्चिम में इसको, उत्तर और पूर्व में इधर क्या है, असम है, इधर असम है, और इसके दक्षिण तथा पश्चिम में क्या है, इधर बांग्लादेश है। ठीक, अभी हम मैपिंग में देख लेते हैं इसको। चलिए देखिए, ये अपना मेघालय है, यहाँ पे ये क्या है, मेघालय है, और मेघालय के ऊपर ये वाला हिस्सा क्या है, असम है। ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, असम है। तो ये देखिए, मेघालय ये है, ये वाला हिस्सा असम है, ये यहां से तक का हिस्सा क्या है, ये असम है। ठीक, और अगर हम इधर देखें, इसके दक्षिण में देखें, ये दक्षिण में, और इसके पश्चिम में देखें इधर, तो ये क्या है, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है, और इधर असम है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे गारो हिल्स देख रहे हैं हम लोग, गारो हिल्स देख रहे हैं। गारो हिल्स का विस्तार देखिए यहां तक है, गारो हिल्स का विस्तार यहां तक है। अब ये देखिए, ये जो है खासी हिल्स है, ये खासी हिल्स का विस्तार है, और ये जयंतिया हिल्स का विस्तार है। अगर आपसे यह प्रश्न कभी पूछे कि गारो, खासी, जयंतिया में पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर किसका विस्तार सबसे अधिक है, तो वह खासी हिल्स का है। वह किसका है, खासी हिल्स का है, वह खासी हिल्स का है। किसका विस्तार सबसे कम है, तो किसका है, जयंतिया हिल्स का है। ठीक है, हम ये मैपिंग के माध्यम से देख रहे हैं, जयंतिया हिल्स का है। ठीक, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं। और कोई महत्वपूर्ण इसमें है नहीं, जो करंट अफेयर में जितना हम देख सकते हैं उतना देख लिए। बाकी ज्योग्राफी का क्लास जब कभी हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग मैपिंग के सेक्शन में ये हम करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा अगला प्रश्न था वह यह प्रश्न था कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है।
तो उसी के बारे में हम ये पढ़ते हैं। ठीक, अगला टॉपिक हम उसी से रिलेटेड है, पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात कि प्रतिवर्ष मनाया जाता है, एनुअल है। ठीक है, 11 से लेकर 17 जनवरी के बीच यह मनाया जाता है। 11 से लेकर 17 जनवरी के बीच मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है, आयोजक कौन है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसका आयोजक है। और जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का जो उद्देश्य है वह यह है कि जो नागरिक हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको सड़क सुरक्षा से संबंधित तमाम मुद्दों के बारे में जागरूक करना, शिक्षित करना, ताकि वे सड़क पर यातायात नियमों का पालन करें। चलिए, थीम प्रश्न पूछा जाता है। थीम से रिलेटेड खास बात यह है कि वर्ष 2023 में इसका कोई थीम नहीं घोषित किया गया था। प्रश्न पूछ सकता है। वर्ष 2022 में अगर हम थीम की बात करें तो सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा इसका थीम था। सबसे पहली बार अगर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की बात करें तो यह 1989 में सबसे पहली बार किया गया था। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति की अगर हम बात करें, थोड़ा देख लेते हैं। तो यह 15 मार्च 2010 को इसको केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान करी और सुंदर समिति की अनुशंसा पर इसको मंजूरी प्रदान करी गई थी। सुंदर समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति का निर्माण किया गया था। और एक महत्वपूर्ण लक्ष्यों से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत जो वैश्विक लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक शून्य सड़क दुर्घटना मृत्यु की स्थिति प्राप्त करना, तो यह भारत का भी लक्ष्य है। भारत भी वर्ष 2030 तक शून्य सड़क सुरक्षा मृत्यु की स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, यह उसका लक्ष्य है। चलिए, यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे चलते हैं हम। और अगला जो हमारा प्रश्न था वह यह था कि विंड ब्रेक, ठीक है, विंड ब्रेक और वीजीएस किससे संबंधित है। विंड ब्रेक और वीजीएस किससे संबंधित है। ठीक, तो यह अभी हाल ही में धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का एक नया आविष्कार भारत में हुआ कि किस तरीके से धूल को नियंत्रित किया जाए जिससे कि वह पर्यावरण प्रदूषण में कमी हो सके। ठीक है, तो उसी के बारे में है और इसको पेटेंट भी अभी दिसंबर 2022 में मिला, तो यह महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें कि इस नियंत्रण प्रौद्योगिकी को किसने बनाया या किसने इसका आविष्कार किया, तो CMPIDL रांची, इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, इसने, जो कि रांची में है, इसने इस आविष्कार को किया। और खास बात यह है कि कोल इंडिया लिमिटेड की यह एक सहायक कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है। मैंने पहले ही बता रखा आपको कि दिसंबर 2022 में हाल ही में इस प्रौद्योगिकी के लिए इसको पेटेंट प्राप्त हुआ। ठीक, यह कार्य कैसे करता है या यह कार्य क्या करती है, तो ये जो पेटेंट है, ये जो प्रौद्योगिकी है, यह फ्यूजिटिव डस्ट, यह इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह एक प्रकार का हवा या मानवीय गतिविधियों के कारण जमीन या मिट्टी से निकलने वाला धूल कण है। ठीक है, जो कि इसमें पर्याप्त गति नहीं होती है, इस कारण ये, हालांकि यह बहुत पर्यावरण में मिल नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी यह बहुत खतरनाक होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर के अंतर्गत ये आते हैं। तो इसी फ्यूजिटिव डस्ट को कम करने और नियंत्रित करने के अतिरिक्त सबसे खास बात यह है कि यह शोर को भी कम करेगी। फ्यूजिटिव डस्ट का जो उत्सर्जन है उसको कम करेगी, उसको नियंत्रित करेगी और उससे संबंधित जिस भी मानवीय गतिविधि के कारण या हवा के कारण, जिस भी मानवीय गतिविधि के कारण यह उत्पन्न हो रहा है, उस शोर को भी यह कम करेगी। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज। अच्छा, कहां कहां से हो सकता है, तो कोयला खदानों से हो सकता है, रेलवे साइडिंग से हो सकता है, बंदरगाहों से हो सकता है, या जो निर्माण स्थल हैं हमारे उनसे हो सकता है, ताप विद्युत संयंत्रों से ये हो सकता है। चलिए, आपका विंड ब्रेक और वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम, जिसको वीजीएस कहते हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये विंड ब्रेक, जिसको WB आगे हम पढ़ेंगे, और VGS वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम, जिसको आगे हम VGS पढ़ेंगे आसानी के लिए। ठीक है, इस तकनीक का यह अनुप्रयोग करती है, यह नया आविष्कार यह करता है। अच्छा, ये विंड ब्रेक क्या है, देखिए मैं बहुत हल्का सा बता दूं। मान लीजिए ये देखिए विंड ब्रेक है अपना। ठीक है, ये विंड ब्रेक है,
ये अपना क्या है, ये सोर्स है जहां से ये क्या है, ये सोर्स है जहां से ये फ्यूजिटिव पार्टिकल का ये सोर्स है। और ये जो VGS है ये यहां रहेगा, ये VGS क्या है, यहां रहेगा। मैं इसको बता दूंगा अभी कैसे ये काम करता है, ठीक है। ये VGS यहां रहेगा। देखिए ये विंड ब्रेक है, यह हवा की दिशा में लगी हुई होती है, अपविंड की स्थिति में होती है, मतलब ऊपर लिए हुए हवा की दिशा में लगी होती है। जो इस फ्यूजिटिव पार्टिकल्स के ये जो सोर्स है, उस ओर आने वाली हवा की गति को यह क्या करता है, हवा की गति को यह कम कर देता है, विंड स्पीड को यह क्या करता है, कम करता है। जिसके कारण होता क्या है कि ये जो फ्यूजिटिव पार्टिकल्स का ये जो सोर्स है, इस सोर्स से ऊपर की ओर धूल नहीं उठ पाता है, धूल ऊपर की ओर नहीं उठ पाता है। और इस तरीके से ये क्या कर देता है, हवा की तीव्रता को कम करता है कि इसके ऊपर ये धूल या फ्यूजिटिव पार्टिकल्स नहीं उठ पाते हैं। चलिए अब ये जो विंड ब्रेक होता है, अरे VGS होता है, VGS जो होता है, जो ये नीचे से कुछ हवा क्रॉस हो रही है, जो नीचे कुछ हवा है, इनके द्वारा ये जो धूल कण, ये फ्यूजिटिव पार्टिकल है, ये ऊपर तो अब नहीं जा पाएंगे क्योंकि इधर गति इसने कम कर दिया विंड ब्रेक ने, लेकिन इधर नीचे तो ये होंगे पार्टिकल्स। तो ये इस हवा की दिशा में ये नीचे की साइड लगा होता है VGS सिस्टम, ठीक है। जो उसके पास रिसेप्टर्स होते हैं, इसमें रिसेप्टर्स लगे होते हैं, और जब ये धूल हवा के साथ इधर जाते हैं तो ये क्या करता है, उनको रोक देता है। इसके कारण ये जो धूल के कण है विस्तृत नहीं हो पाते पर्यावरण में, और पर्यावरण के प्रदूषण में कमी आती है। ये इसका तकनीक होता है। इसी आधार पे देखिए हमने यहाँ बताया ना, वातावरण में धूल की जमाव में कमी आ जाती है, नीचे की ओर हवा की दिशा में चलने वाली अवशिष्ट धूल की मात्रा को क्या करता है, यह रिसेप्टर्स रोक लेता है, ठीक है। ये इसका तकनीक है। तो कभी परीक्षा में आपसे पूछे कि विंड ब्रेक और VGS क्या है, तो ये धूल फ्यूजिटिव पार्टिकल्स को ये रोकने के लिए ये एक तकनीक है। अब हम फ्यूजिटिव डस्ट या फ्यूजिटिव पार्टिकल की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हवा मानवीय गतिविधियों, ध्यान रखिएगा, हवा मानवीय गतिविधियों या दोनों के कारण परीक्षा में इस बार प्रश्न पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है इस पोर्शन से, ठीक है, इस टॉपिक से। तो हवा या मानवीय गतिविधियों के कारण या दोनों के कारण संपर्क में आने वाली मिट्टी या जमीन से, ध्यान रखिएगा, मिट्टी से या जमीन से धूल कण का उत्सर्जन है, ठीक। अब इसके क्वालिटीज के बारे में हमको, विशेषताओं के बारे में हमको ध्यान रखना है। यह हवा के संपर्क में आने वाले स्रोतों से उत्पन्न होता है, हवा के संपर्क में आने वाले स्रोतों से उत्पन्न होता है। पार्टिकुलेट मैटर में इसको शामिल किया जाता है, ठीक, शामिल किया जाता है। हवा के बिना भी इतना हल्का होता है कि हवा के बिना भी उड़ने में सक्षम होता है, लेकिन चूंकि इसमें इतनी अधिक हवा की गति इतनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो विंड ब्रेक है, यह अपविंड साइड में जो लगा हुआ है, यह विंड को क्या कर देता है, विंड की गति को कम कर देता है, ठीक है। इसलिए हवा की गति बहुत अधिक नहीं होती, इसलिए यह वायुमंडल में नहीं जा पाता। इसको ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में यह नहीं जा पाता है, ठीक है। लेकिन वायुमंडल में नहीं जा पाता है, फिर भी यह वायु प्रदूषण तो कम कर ही रहा है, ठीक है। वायु प्रदूषण तो कर ही रहा है, लेकिन कम मात्रा में कर रहा है। और सबसे खास बात यह है कि फेफड़े और सांस की बीमारियों के लिए यह जिम्मेदार है। देखिए वही चीज है VGS, यहाँ पे देखिए ये विंड ब्रेक है, ये ऊपर लगा हुआ है, ये आपका सोर्स है, पॉजिटिव डस्ट सोर्स, फ्यूजिटिव डस्ट सोर्स है ये, और यहाँ पे क्या है, वर्टिकल ग्रीनरी सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न था कि सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ, तो उसी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें कि सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा असल में ये है क्या, तो ये एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम है। यह कहां आयोजित हुआ, तो यह वाराणसी में आयोजित हुआ, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आयोजित हुआ। कब हुआ, तो हाल ही में 12 जनवरी को हुआ। क्या अवसर था, क्यों किया गया इसको आयोजित, तो दुनिया का सबसे लंबा नदी क्रूज या रिवर क्रूज जो कि गंगा विलास है, गंगा विलास क्रूज है, ठीक है, उसके लॉन्च की पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। यह गंगा विलास क्रूज कुल 27 नदी प्रणालियों, रिवर सिस्टम से गुजरते हुए, 27 नदी प्रणालियों से गुजरते हुए वाराणसी से शुरू करेगी अपनी यात्रा, 27 नदी प्रणालियों से गुजरेगी, और यह असम के डिब्रूगढ़ में यह अपना स्टॉपेज अपना लेगी। इसके अंतर्गत यह यूपी से गुजरेगी, बिहार से गुजरेगी, ठीक है, बिहार से गुजरेगी, असम से गुजरेगी, और
असम में तो ये स्टॉपेज लेगी एक ही साथ, चूंकि ये इंडिया के ये 3 स्टेट है, और यह बांग्लादेश के भी सिस्टम से गुजरेगी। ठीक है, रिवर सिस्टम से गुजरेगी, ध्यान रखना है अपने को, 3 स्टेट इंडिया के और बांग्लादेश से गुजरेगी। किसके द्वारा यह आयोजित किया गया कार्यक्रम? तो यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया गया, और समापन समारोह में प्रख्यात गायक शंकर महादेवन जी ने कर्तव्य गंगा का गायन किया, और उसके साथ यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बारे में एक दिन इसके पहले ही हम लोग गंगा विलास के बारे में पर्याप्त रूप से हम लोगों ने पढ़ रखा है, इसलिए इसके बारे में बहुत अधिक चर्चा नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न था हमारा कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय में हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? ठीक है, तो वह विश्वविद्यालय है सबरागमुआ विश्वविद्यालय, यह श्रीलंका का है। बालगोंडा श्रीलंका में यह विश्वविद्यालय अवस्थित है। ठीक, यहां पे एक हिंदी पीठ स्थापित करने के लिए ज्ञापन समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। यह कार्य क्या करेगा? यह जो हिंदी पीठ है, यह सबरागमुआ विश्वविद्यालय में जो हिंदी पीठ स्थापित करी जाएगी, यह कार्य क्या करेगी? तो यह छात्रों को, वहां के छात्रों को, या जो भी छात्र वहां पे प्रवेश लेंगे, यह छात्रों को भारत और इसके इतिहास और इसकी संस्कृति से परिचित कराएगी। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सांस्कृतिक जुड़ाव है। भारत का तमिलनाडु, तमाम तमिलियंस यहाँ पे श्रीलंका में रहते हैं, हालांकि श्रीलंका मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया। चलिए, ये सांस्कृतिक जुड़ाव को लिए ये है। अगर हम श्रीलंका की बात करें, मैपिंग की, श्रीलंका के मैपिंग की बात करें, तो ये पाक स्टेट है। एक बार सीडीएस की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, पाक स्टेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये मन्नार की खाड़ी का क्षेत्र है। ये एडम ब्रिज है, एडम ब्रिज जिसको राम सेतु भी कहते हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में ये सब है। और यहाँ पे जाफना है ये। चलिए, ठीक, और तो कुछ महत्वपूर्ण है नहीं, बाकी मैपिंग में हम लोग करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न था कि शहर विशेष शिक्षा कार्यक्रम हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो इसी टॉपिक से रिलेटेड, उसी प्रश्न से रिलेटेड ये टॉपिक है। देखते हैं हम लोग आगे। किसने शुरू किया? तो त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया। किस लिए शुरू हुआ? तो सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यक्रम शुरू हुआ। अगर हम इसके शुरुआत की बात करें, इसका प्रारंभ अगस्त 2022 में 40 विद्यालयों में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुआ था। लेकिन इसकी गुणवत्ता को देखते हुए, इसमें इसके जो सकारात्मक परिणाम है, इसके सकारात्मक परिणाम को देखते हुए अब त्रिपुरा राज्य के सभी सरकारी और सभी सहायता प्राप्त विद्यालयों में इसको लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह है कि बच्चों को उल्लासपूर्वक, उत्साहपूर्वक पढ़ाई करने में सक्षम बनाना, जिससे कि वो जो कक्षा में या जो उनके पाठ्यक्रम में जो भी चीजें शामिल है, उसको बहुत आसानी से वो सीख सके। ठीक, ध्यान रखने वाली बात है कि 2020-21 के प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक के अनुसार वर्तमान में जो त्रिपुरा है वह ग्रेड 1 के समूह में है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21। ठीक है, अब 2020-21 में इसलिए कह रहा हूं कि यह वर्ष 2022 में जारी हुआ 20-21 के लिए। ठीक, चलिए, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग सूचकांक प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है, इसको पीजीआई कहते हैं। ठीक, तो यह स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा यह बनाया जाता है या जारी किया जाता है। अगर हम वृहद स्तर पर देखें तो यह विभाग शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्ष 2022 में यह 2020-21 के लिए जारी किया। सबसे खास बात है कि प्रति वर्ष जारी किया जाता है, और जो वर्ष 2022 में जारी किया गया वह इसका चौथा संस्करण था। पहली बार अगर पीजीआई की बात करें कि कब जारी किया गया था, तो वर्ष 2019 में 2017-18 के संदर्भ में जारी किया गया था। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि उसमें कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है सूचकांक को, कितने आयाम है, या कितने उसमें स्टैंडर्ड बनाए गए हैं, कितने का सेट है। तो उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। आगे ये 5 आयामों में विभाजित है, 2 श्रेणियों को 5 आयामों में बांटा गया है, और आगे 5 आयामों को 70 मानकों में, स्टैंडर्ड में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक, खास बात यह है कि यह राज्यों, स्टेट और यूटी दोनों के लिए यह जारी किया जाता है। ठीक, अगर हम बात करें पीजीआई 2021 की
तो यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणियों में विभाजित करता है, 10 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। कुल 1000 अंकों का इसका अगर हम जैसे परीक्षाएं हमारी होती हैं तो प्राप्तांक हमारा मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है, 1000 होता है, ठीक है। और तो कुल 1000 अंक 70 जो स्टैंडर्ड हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे 2 कैटेगरीज है, आउटकम एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट, उसके बाद जो 5 हमारे डोमेन हैं या आयाम है, ठीक ये है। उसके बाद इंडिकेटर्स, सब इंडिकेटर्स एंड टोटल वेटेज। तो टोटल वेटेज क्या है हमारा 1000 है। तो उसमें से अगर 950 अगर कोई अंक प्राप्त कर रहा है 1000 में से 950 प्लस, तो वह क्या होगा, ग्रेड 1 के अंतर्गत आएगा। और त्रिपुरा इसी के अंतर्गत ग्रेड 1 में है। और जो सबसे निम्नतम श्रेणी है वह 10 है, 10, ठीक है। मतलब कि जो 551 मार्क्स से जो कम आएगा 1000 में, वह सबसे निचले ग्रेड में होगा, 10 में होगा, ठीक। हम इसके बारे में देख लिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम थोड़ा त्रिपुरा राज्य के बारे में। जैसा कि हम देखते आए हैं, फिर से आप वापस से आप अपना एटलस खोल लीजिए, मैपिंग करते हैं हम लोग। इसकी राजधानी अगरतला है। इसके जो राज्यपाल हैं सचदेव नारायण आर्य जी हैं और मुख्यमंत्री माणिक साह जी हैं। अगर हम यहाँ के राजकीय पक्षी की बात करें तो हरा शाही कबूतर कहते हैं उसको, राजकीय वृक्ष आगर है, राजकीय पुष्प नागेश्वर है। और ये जो अपनी सीमाएं साझा करता है, सीमाएं महत्वपूर्ण है। नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ पे काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। तो इसकी जो सीमाएं हैं 2 भारतीय राज्यों मिजोरम और असम से साझा होती हैं, और जो एक इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करता है बांग्लादेश से, त्रिपुरा स्टेट। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग मैप में। तो अगर हम लोग देखें तो त्रिपुरा हमारा ये है, ये रहा त्रिपुरा, ठीक है, ये हमारा त्रिपुरा है, ठीक। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम नॉर्थ से साउथ की ओर जाए तो सेकेंड सबसे दक्षिणी विस्तार है, सबसे दक्षिणी विस्तार वाला दूसरा राज्य ये त्रिपुरा है, ठीक। अगर हम त्रिपुरा के बारे में देखें तो जैसा कि मैंने बताया ये बांग्लादेश से अपना सीमा साझा करता है। कहां पे, थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में करता है, वेस्ट में करता है, साउथ में करता है, ठीक। ये बांग्लादेश से साझा करता है। अपने इधर ये इधर असम से सीमा साझा करता है, नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, ठीक। और बाकी ये ईस्ट में और साउथ ईस्ट में ये मिजोरम से सीमा साझा करता है, ठीक। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं आगे क्या है। अगला जो हमारा प्रश्न था वह यह था कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो पुरुष हॉकी विश्व कप है 2023, उसका मेजबान कौन है या मेजबानी कौन कर रहा है। तो इस प्रश्न से रिलेटेड यह टॉपिक है, उसके बारे में देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसके मेजबान की बात करें तो यह भारत का ओडिशा स्टेट कर रहा है, भारत का ओडिशा स्टेट कर रहा है। यह पहली बार ओडिशा पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी नहीं कर रहा है, यह दूसरी बार है। और भारत कुल 4 बार, इसके मतलब कुल 4 बार भारत मेजबानी कर रहा है। इसको लेकर ये वाला काउंट करने के बाद इसको साथ लेकर भारत कुल 4 बार मेजबानी कर चुका है, ठीक। चलिए कहाँ होगा वर्ष 2023 का, तो यह ओडिशा में होगा। ओडिशा में कहाँ होगा, 2 जगह पे होना है। भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम है, कलिंग स्टेडियम, वहां पे होगा। और राउरकेला हम लोगों ने सुना होगा, ठीक है। राउरकेला में एक जो सुंदरगढ़ जिले में है ओडिशा के, वहां पे एक बिरसा मुंडा वर्ल्ड वाइड हॉकी स्टेडियम है, वहां पे होगा, ठीक है। बिरसा मुंडा वर्ल्ड वाइड हॉकी स्टेडियम यहां पर होगा, ठीक है। सबसे खास बात यह है कि बिरसा मुंडा वर्ल्ड वाइड हॉकी स्टेडियम देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, ठीक। भारत, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत इस बार 4थी बार मेजबानी कर रहा है। अगर हम पहली बार देखें तो वर्ष 1982 में, फिर 2010 में नई दिल्ली में, 1982 में मुंबई में, फिर इसके पहले ओडिशा में 2018 में कर चुका है। इस बार ये जो वर्ष 2023 का ये जो संस्करण है, ये 15वां संस्करण है, 15वां संस्करण है। और इसमें कुल 16 देश प्रतिभाग कर रहे हैं, 16 देश प्रतिभाग कर रहे हैं। कब से कब तक होगा, तो 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक होगा, 13 से 29 जनवरी तक होगा। और 4 समूहों में, प्रत्येक 16 प्रतिभाग जो हैं, प्रतिभागी देश हैं, उनको 4 समूहों में विभाजित किया गया है। और प्रत्येक समूह में जो शामिल टीम है उनको 3-3 मैच खेलना है अपना। अगर हम बात करें कि भारत किस समूह में है, तो भारत समूह डी या पूल डी में है।
पूल डी में जो भारत के 7 देश हैं या जो कंट्रीज हैं, जो नेशंस है, वो स्पेन है, इंग्लैंड है, वेल्स है। ठीक, चलिए अगर हम बात करें कि शुरुआत किस टीम के साथ, मैच के साथ होगी, तो ये रियो ओलंपिक का ये विजेता है, ठीक, अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका के मैच के साथ ये शुरुआत होगी। अगर हम भारत के पहले मैच की बात करें तो यह स्पेन के विरुद्ध होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम हॉकी विश्व कप से के बारे में बात करें, परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है और खेल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले हॉकी विश्व कप की जो कल्पना करी गई थी वह भारत और पाकिस्तान के द्वारा संयुक्त रूप से करी गई थी और उसमें यह बात किया गया था कि ओलंपिक से अलग केवल हॉकी के लिए एक विश्व कप जैसी प्रतियोगिता आरंभ की जाए। ठीक, तो जब ऐसी कल्पना करी गई तो इसको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी के द्वारा 1969 में इसको स्वीकृत कर दिया गया। तो इसका जो पहला संस्करण हुआ ये 1971 में हुआ। ठीक, पहले इसकी मेजबानी पाकिस्तान को सौंपी गई थी, लेकिन वहां पे कुछ राजनीतिक मुद्दों के कारण, ठीक है, उस समय युद्ध के कारण ये स्पेन को सौंप दिया गया। 1971 की मेजबानी स्पेन को सौंपा गया, पाकिस्तान से छीनकर। पाकिस्तान इसी अपने गुस्से के कारण स्पेन को उसने पराजित किया और पाकिस्तान विश्व कप का विजेता बना। ठीक है, विश्व कप के पहले संस्करण का विजेता बना पाकिस्तान। वर्ष 1975 में भारत को मेजबानी सौंपी गई थी, लेकिन मलेशिया को स्थानांतरित कर दिया गया। और भारत में अगर बात करें, इसका पहला आयोजन 1982 में मुंबई में हुआ था, हम पहले ही देख चुके हैं। और अगर हम बात करें कि कितने वर्षों के अंतराल पर यह होता है, तो शुरुआत में प्रत्येक 2 साल के अंतराल पर यह होता था, लेकिन वर्ष 1982 से हर 4 साल के अंतराल में, हर 4 साल में इसको आयोजित किया जाने लगा। वर्ष 1982 से हर साल 4 साल में आयोजित किया जाने लगा। अगर हम पिछले हॉकी विश्व कप की बात करें, वर्ष 2018 में हुआ था, तो उसमें बेल्जियम हमारा विजेता था और नीदरलैंड उप विजेता था। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, अगर हम इसी लगे हाथ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में बात कर ले, तो यह 1924 में स्थापित हुआ था और स्विट्जरलैंड के लॉसने में इसका हेडक्वार्टर है। इसका कार्य यह है कि यह हॉकी के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट्स, विशेष रूप से हॉकी विश्व कप का समर्थन करता है, उसको आयोजित करने में मदद करता है। चलिए, एक महत्वपूर्ण बात यह कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा जो विश्व भर में हॉकी के लिए जो भी महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स होंगे, उनके शासी निकाय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ को मान्यता प्रदान किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। और जो हमारे प्रश्न थे, हम सब जानते हैं कि प्रश्नों के बाद हम सबसे अंतिम में आपको उत्तर भी देते हैं। तो ये हमारे प्रश्नों के उत्तर हैं। ठीक है, आप इनसे रिलेटेड आप नोट्स बनाइएगा, पॉज करके आप क्वेश्चन नोट करिएगा और परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे और आपकी परीक्षा की सफलता को सुनिश्चित करने में वो निश्चित तौर पर जो है कि कारगर साबित होंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसी तरीके से प्रत्येक दिन करंट अफेयर की तैयारी करिए, करंट अफेयर पढ़िए और परीक्षाओं में एक निश्चित एज लीजिए। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।